जो पहली क्लास थी उसमें हमने बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी। अब कुछ थ्योरेटिकल और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इशू शेयर्स काफी लंबा चैप्टर है, कोई बात नहीं। थोड़ा क्लास लेट शुरू हुई, आगे से हम क्या करेंगे, चीजों को ढंग से करना शुरू करते हैं। अब आप देखिएगा जो शेयर इशू होते हैं वो इशू ऑफ शेयर्स जो होता है वो कई तरह से होता है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख के चल रहे हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हो जाता है, मतलब आपने शेयर इशू करे, बदले में पैसा ले लिया। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश जो होता है वो दो तरह से होता है। वो होता है एट पार या होता है एट प्रीमियम। अभी डिस्कशन करेंगे इसका भी, एट पार एट प्रीमियम का क्या मतलब, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इशू ऑफ शेयर्स जो होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप शेयर इशू कर रहे हैं और पैसा नहीं ले रहे, बदले में कुछ और चीज ले रहे हैं। क्या हो सकता है वो देखिए, पॉसिबिलिटी, वो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। नंबर एक कि फॉर एक्वायरिंग या परचेजिंग, फॉर एक्वायरिंग या परचेजिंग एन एसेट, एक एसेट खरीद ली और बदले में शेयर इशू कर दिए। और वो शेयर क्या हो सकते हैं, एट पार पे भी इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। गॉट इट? ऐसा करके। या फिर क्या कर दिया आपने, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, आपने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया किसी का। ठीक है जी, बिजनेस खरीद लिया, बदले में क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए। एट पार पे शेयर इशू करे या एट प्रीमियम पे शेयर इशू करे, ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कंपनी ये शेयर इशू करते हैं, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को भी शेयर इशू करते हैं हम लोग। शेयर्स इशूड, प्रमोटर्स के शेयर इशू टू अंडर राइटर्स, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है हमारे पास, अंडर राइटर्स। ठीक है। और एक और आता है क्या, ई एस ओ पी, इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, इसका सीखेंगे, इसका सीखेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीखेंगे। ये सिर्फ आपको नाम मालूम होना चाहिए, इसको सिर्फ आपको नाम मालूम होना, क्या होना चाहिए, अभी मैं जब इसका डिस्कशन करूंगा तब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यू जस्ट नो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। मान लिया मैंने अपने 10 रुपए के शेयर को इश्यू किया मार्केट में, 10 रुपीज का शेयर अगर मैंने इशू किया, देखिए अब आप जरा समझिए कि पार और प्रीमियम का क्या मतलब होता है। अगर फेस वैल्यू, किसी शेयर की फेस वैल्यू, किसी शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू रुपीज 10 है, ठीक है। अगर उससे हम बोले, अगर हमने उसे कितने में इशू कर दिया, रुपीज 10 में इशू कर दिया, तो क्या कहलाएगा, वो एट पार कहलाएगा। बोलिए, 10 रुपए 10 रुपए के बराबर है या नहीं है? प्लीज हाँ या ना बोलते चलें। दस रुपए Yes, दस रुपए के बराबर है, यस, इट इज नोन एज yes. एट पार। 10 रुपए का शेयर हमने रुपीज 12 में इशू कर दिया, तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम, मतलब समथिंग मोर, तो क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम कहलाएगा ये। गॉट इट? और 10 रुपए का शेयर अगर रुपीज 8 में इशू कर दिया, तो क्या कहलाएगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। जरा समझना भाई, ये तो एज पर कंपनीज एक्ट खत्म है, बंद है, ये तो होगा ही नहीं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर्स जो हैं वो फेस वैल्यू पर डिस्काउंट पर इशू हो ही नहीं सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू हो सकता है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, आराम से हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में जोमेटो का एग्जाम्पल बताया था, फेस वैल्यू 10 रुपया थी, ऑफर प्राइस 72 से 76 रखा गया, और आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो करीब करीब 238 रुपीज है, 256 रुपीज है। तीन चीजें हैं,
एक हुआ फेस वैल्यू, एक हुआ इशू प्राइस, और एक हुआ मार्केट वैल्यू। जब शेयर पहली बार इशू होता है तो फेस वैल्यू के साथ साथ क्या चलता है, इशू प्राइस चलता है। ठीक है। तो आपने देखा कि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फेस वैल्यू से बराबर पे जाएंगे तो वो पार कहलाएगा, फेस वैल्यू से थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो प्रीमियम कहलाएगा। ये थोड़ा ज्यादा कितना हो सकता है ये? जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि भाई शेयर का जो प्राइस होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जोमेटो का शेयर का एग्जांपल ले लें, जोमेटो का वो 10 रुपए का एक फेस वैल्यू का शेयर था, उसका प्राइस बैंड 72 76 रखा गया। दिस इज ऑफर प्राइस। लेकिन आज की डेट में अगर मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू 230 रुपीज पर शेयर चल रही है, ये होती है फेस वैल्यू, ये होता है ऑफर प्राइस, और ये होता है आपका मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू होती है। जनरली 10 रुपए का एक शेयर की वैल्यू इंडिया में रखी जाती है। और ये जो विप्रो हैं या बाकी बड़ी बड़ी कंपनी ने, इन्होंने अपने 10 रुपए के शेयर को भी स्प्लिट कर रखा है। एमआरएफ ने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं करा। एमआरएफ के शेयर की अगर वैल्यू देखो आज की डेट में 1,20,000 रुपए के करीब है। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर, मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 रुपए चल रही है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में चला जाए तो उसे पार बोलते हैं। 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में चला जाए तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है जी। और इस सर प्रीमियम पर जाओ, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 वो लगता है, उसके हिसाब से ये काम होता है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? सर तो उस फेस वैल्यू का मतलब ही क्यों है अगर ऑफर प्राइस हायर हो जाता है तो? बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम दुकानदार हो, पहली बार अपना सामान बेचने जा रही हो। ओके। ठीक है जी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में आपने बोला कि मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया होगी। ओके। तुम ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म थे, या तुम ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी थे, तुम कुछ भी थे, मतलब तुम्हारा बिजनेस बड़ा शानदार था। तुम्हें लगा कि तुम्हारे बिजनेस को तुमने क्या करना है, बाय लीव्स एंड बाउंड ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए अपने पैसे के अलावा दूसरे के पैसे की जरूरत भी पड़ती है। क्राउड फंडिंग जो होती है, जो जनता का पैसा होता है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं होती। आपकी तो अपनी अच्छा। लिमिट है ना। तो कंपनी क्या करती है, जब भी उसका बिजनेस शानदार हो जाता है, वो क्या चली जाती है, पब्लिक कंपनी बनने की तरफ चली जाती है, लिस्टिंग की तरफ भागना शुरू करती है। वो कहते हैं कि हम अपना आईपीओ लेके आएंगे। जब आप अपना आईपीओ लेके आ रहे हो, आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। जितनी मार्केट में रेपुटेशन होगी आपकी, उतनी तो आपके शेयर का मार्केट प्राइस आपको मिलेगा। ओके ओके। और ये कौन डिसाइड करता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो सर कौन सी ऑफर प्राइस। कौन सी फोर्सेस कहते हैं? सब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। यस सर। तो सर ऑफर प्राइस मार्केट मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है? बिल्कुल। ओके ओके। आप जो इशू मैनेजर अपॉइंट करते हो, वो आपको एडवाइस देता है कि सर 10 रुपए का शेयर है, लोग आपके शेयर को 50 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए में खरीद लेंगे। जोमेटो ने तो 72 से 76 प्राइस रखा था। मारुति का जब शेयर आया था करीब करीब 20 साल पहले, उन्होंने अपने शेयर की वैल्यू 450 रुपए रखी थी, ओके और लोगों ने उसमें भी खरीदा। ओके। तो फिर डिपेंड, प्रीमियम कब मिलेगा भाई आपको? जब आपकी मार्केट में रेपुटेशन होगी, वन ओनली पीपल विल सब्सक्राइब। फिर 10 रुपए के शेयर के बदले में लोग 150 रुपया, 500 रुपये देने को क्यों तैयार होते हैं? उन्हें मालूम है जैसी इस शेयर की लिस्टिंग होगी और इनके प्राइस मार्केट में बढ़ेंगे, बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे। तो सर जो ऑफर प्राइस में उसके जैसे अगर 10 रुपए का शेयर 72 का ऑफर हो रहा है, तो 10 रुपए के अलावा बाकी प्रीमियम कंसिडर होता है? बाकी प्रीमियम कंसिडर हो गया। ओके। लेकिन ये प्रीमियम कंसिडर डॉक्यूमेंटेड तो नहीं हुआ ना। प्रीमियम कंसिडर डॉक्यूमेंटेड वो होगा जिसमें आपका शेयर फाइनली खुलेगा। आपने दो प्राइस बैंड बोला, 72 मिनिमम है, 76 मैक्सिमम है। ज्यादातर लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर लिया? 76 के लिए कर लिया। तो 10 रुपए का शेयर आपका 76 में चला गया, 66 रुपीज का प्रीमियम हो गया ना आपका। ओके ओके ओके, समझ आ गया। ऐसा करके होता है। तो जो प्रीमियम पार है, वो यहाँ 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 हर जगह चलता है। वो वहां पर तो खैर चलेगा नहीं। इन जगह पे जनरली आप प्रीमियम पे नहीं देते, इनको फेस वैल्यू पे देने की कोशिश करते हो, या हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट भी दे दें। तो दिस इज फाइन। शेयर पार पे इशू होगा, प्रीमियम पे होगा, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से अब जरा। ये फ्लो चार्ट सबने लिख लिया, वाला फ्लो चार्ट? यस। यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, कैन शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट? कैन शेयर बी इशूड एट अ डिस्काउंट? क्वेश्चन है, कैन अ शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट? बताइए, क्या शेयर डिस्काउंट पर इशू
हो सकता है। अब आप क्या जवाब देंगे बताइए। सर नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट में नहीं है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये नहीं है, ठीक है जी। इसका जवाब लिखिए। सर लेकिन issue आवाज कर कट रही है, आवाज सकते आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हैं। किसी कोई बोल रहा है, उसकी आवाज कट रही है, बोलिए कौन बोल रहा है, सर दोबारा री बोलिए। इशू कर सकते हैं ना। आ, उदय सानी, अच्छा ठीक है। हाँ, तुम्हें तो पढ़ा हुआ है ना, इससे तुम बोल रहे हो, ठीक है, यूर वेरी राइट। सर लिखिए। मैं बोल रहा हूँ उधर। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। यूर एब्सोल्युटली राइट। लिखिए अब जरा ध्यान से। नो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। नो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये लिखिए जवाब। नो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब पता है आपको, 10 रुपया। नो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। बोलो आगे। यस सर। However, however, shares can be issued at discount. However, shares can be issued at a 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 discount only in case of ESOP, Employee Stock Option Plan. Shares can be issued at a discount only in case of Employee Stock Option Plan. Only in case of Employee Stock Option Plan. But not on face value. But not on face value. Instead on market value. इसका मतलब क्या हुआ कि जब शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में दिया जाएगा तो वो शेयर जो होता है उसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन जो वो डिस्काउंट आप देंगे वो फेस वैल्यू पे नहीं देंगे, वो किस पे देंगे डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू पे देंगे। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि भाई शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एट मार्केट वैल्यू ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अभी क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। आप में से किसी के पेरेंट जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, एनटीपीसी, किसी में काम करते हैं? अरे कोई नहाया ना तो बोलो। हाँ या तो है, नहीं नहीं करते तो नो। नहीं। नहीं करते। आ, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरा दोस्त जो था उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी करी, और जैसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी, ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स के बाद उसकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में वो लग गया अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर लग गया इंडियन ऑयल में, और मुंबई पोस्टिंग हो गई इसकी। ये बात होगी 2001 की, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे टच में रहे, लेकिन धीरे धीरे टच खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझसे टच, मतलब हम लिंक्डइन के थ्रू एक बार दूसरे से मिले, तो फिर ऐसी बातचीत हुई। तो 2001 में ही स्टार्टेड इज जॉब इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अकाउंट्स ऑफिसर लगा, फिर अकाउंट्स मैनेजर बना, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसे करते 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 आज वो 2024 में जीएम फाइनेंस है। जीएम फाइनेंस, जनरल मैनेजर फाइनेंस। इसके बाद ऊंची पोजीशन सिर्फ डायरेक्टर होती है, ये जीएम फाइनेंस, ठीक है जी। इस बंदे के साथ क्या हुआ कि 2001 में जब इसने 5 साल पूरे करे तो असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर बनाया गया उसको, और इंडियन ऑयल ने कोई 100 या 200 शेयर इसे ऑफर कर दिए। उस समय जो मार्केट प्राइस चल रही थी उससे 100 रुपये कम पे। सपोज उस समय इंडियन ऑयल के शेयर की मार्केट वैल्यू मान लो अगर 400 रुपये चल रही थी, इसको 300 रुपये में ऑफर कर दिया। फिर जब 5 साल या 7 साल बाद या 10 साल बाद इसकी दूसरी प्रमोशन हुई, तब इंडियन ऑयल ने इसे 500 शेयर ऑफर कर दिया। मतलब जैसे जैसे इसकी प्रमोशन होती चली गई, इसको इंडियन ऑयल ईएसओपी के अंदर क्या करता है, शेयर ऑफर करता चला गया। और जब ये जीएम फाइनेंस बना
तो करीब 10,000 शेयर्स इंडियन ऑयल ने, मेरे ख्याल से 10,000 ही दिए थे, इसने एग्जैक्टली पूरा तो नहीं पता, मतलब 10,000 के करीब या 20,000 के करीब शेयर ऑफर करे और मार्केट वैल्यू से 100-200 रुपये कम पे ऑफर करे। अब मुझे बताइए इसमें एम्प्लॉय का क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा? व्हाट इज द बेनिफिट एम्प्लॉय गोइंग टू गेट हियर? सर एक तो he gets like a stake in the ownership and also उस पे प्रॉफिट उसको मिलेगा बाद में, डिविडेंड्स मिलेंगे उसको, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मिलेंगे। ही विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब क्या है कि 20 उसके पास नहीं भी होंगे तो कम से कम 40-50 हजार शेयर इंडियन ऑयल के हैं। और शायद मैंने आपको 11th में एक वीडियो बताया था, एक लड़का था बेसिकली, उसका पापा जो था वो, पापा क्या बता, जस्ट सी है। अब ये जो आपके पास ये जो स्टेक पड़े रहते हैं इनका क्या एडवांटेज कैसे होता है, यहाँ देखिए आप, क्या आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? कैन यू सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस दिख सर। रहा है? आवाज आ रही है? नो सर। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? वीडियो में आवाज है? नहीं सर। नो सर। आवाज नहीं है। नहीं सर। अरे वीडियो में आवाज है नहीं नहीं नो सर, सर, नहीं आवाज है। नहीं है। तो आवाज कैसे करते हैं हम लोग? शेयर विद, शेयर विद ऑडियो का ऑप्शन सर है। जब आप वापस से शेयर करोगे तो ऑप्शन आएगा शेयर विद ऑडियो, तो सेलेक्ट करना होगा। चलो रुक जाओ। में अब एमआर आवाज आ रही है? रवि Yes, इनसे आवाज आ बात रही है? करते हैं। रवि मॉर्निंग यस टू हेलो यू, सर। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। यस सर। नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में एमआरएफ शेयर्स लिए थे 20,000 सर, अच्छा, और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना आप चाहता बेचना चाहते हैं इसे? हूँ। यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं एमआरएफ। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की, जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, अब वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डिमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते ट्रेड नहीं कर उसमें पाएंगे, फिजिकल। तो that's पहले all. आपको जाके किसी डीमैट में भी कन्वर्ट जो करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का, तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से एमआरएफ चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। तब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। मजा आया सुन के? अभी ये क्या आ रहा है? आपने देखा? यस सर। हेलो, एक एम्प्लॉय अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 20 साल, मतलब अगर 20 साल 30 साल काम कर गया और आपने उसको ESOP के अंदर शेयर दे दिए, तो उसकी वेल्थ रिटायरमेंट में कहाँ पहुंचेगी? तो कंपनी क्या करती है कि मार्केट में अगर शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है? कोई यस और नो बोलिए। यस सर। तो अगर मार्केट में प्राइस Yes, sir. 500 रुपए चल रहा है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, 400-350 में दे देती है शेयर को। इससे क्या होगा? 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, कंपनी को तो फिर भी प्रीमियम मिल रहा है।
और जो एम्प्लॉई है उसके लिए क्या फायदा है? मार्केट में खरीदेगा 500 का मिलेगा, कंपनी 350 रुपए में दे रही है, तो उसके लिए तो 150 रुपए का फायदा मार्केट से वैसे ही हो गया। होल्ड कर ले कुछ दिन तक। और जनरली अगर आपके पास, देखिए, ये इस तरह के एडवांटेज होते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप बोलें कि गूगल का जो सीईओ है, क्या नाम है उसका, गूगल के सीईओ का? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। उनके अगर आप पैकेजेस देखेंगे तो 1200 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज होता है। उसमें क्या होता है पता है? उसमें जो मैं बोलूँ फिजिकल कैश जैसी कोई चीज होती होगी तो 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए की होती है। बाकी पता क्या देते हैं इनको? शेयर होल्डिंग देते हैं। अब गूगल के अगर उनको, मतलब गूगल के मैं बताऊं, अगर मान लो 0.0075% शेयर भी दे दिया अगर सत्या नडेला को, सुंदर पिचाई को, उसके रेस्पेक्टिव कंपनी ने, तो उनकी वेल्थ कितनी होगी? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है उस तरह का प्लान होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन इसमें जब डिस्काउंट की बारी है तो मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, कैन शेयर बी ऑफर्ड एट डिस्काउंट? जवाब है नहीं। However, share can be issued at discount but on market value. Under which scheme? Employee stock option plan के अंदर। This was second question. Is this fine with everybody? आगे चलूं? यस सर। तीसरा सवाल लिखिए, Can share be reissued at discount? Can share be reissued at discount? मतलब डिस्काउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं। Can shares be reissued at discount? तो जवाब मिलेगा yes, shares can be reissued at discount. Shares can be reissued at discount. कैन शेयर बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट? तो आप बोलेंगे हाँ, यस, शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स, आगे लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट। डिस्काउंट पे तो दिए जा सकते हैं, लेकिन कितना डिस्काउंट देंगे हम लोग, वो डिपेंड करता है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अभी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कहाँ से आ गया भाई? इसके बारे में क्या बात करनी है? आइए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू ₹10 थी। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन स्टेज पे 2 रुपए मंगाया, अलॉटमेंट स्टेज पर 3 रुपए मंगाया, फर्स्ट कॉल पे स्टेज पे 2 रुपए मंगाया, और फाइनल कॉल पे बोला 3 रुपए, टोटल 10 रुपीज मंगाना था आपसे। आपने क्या कर दिया, 2 रुपए दे दिया, 3 रुपए दे दिया। व्हेन कंपनी कॉल्ड अप कि भाई हमें फर्स्ट कॉल दीजिए, आपके पास पैसे नहीं थे, नहीं दिए, नोटिस पे नोटिस आपके पास आए, फिर कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई, आपसे मंगाई, आपने तब भी नहीं दिया। यू हैव एन ऑप्शन कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल के साथ दे दो, लेकिन 2-3 रिमाइंडर के बाद भी जब आप पैसा वापस नहीं दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी आपको फाइनल नोटिस भेजती है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट तक अपना सारा बैलेंस चुका दीजिए। चुका दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुकाया तो कंपनी आपके शेयर फोरफिट कर देती है। अब मुझे बताइए, अगर कंपनी आपके शेयर फोरफिट करेगी तो कंपनी कितना पैसा आपका दबा लेगी अपने पास? इस एग्जांपल से बताइए। जो दिया है वो दबाएगी या जो नहीं दिया वो दबाएगी? बताइए। जो दिया है। जो दिया ये दिया, तो कंपनी ने क्या कर दिया, ये आपका पैसा हड़प लिया, आपका पैसा फोरफिट कर लिया। मुझे बताइए, कंपनी फोरफिचर रोज करती है क्या? नहीं करती। ये कंपनी के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या कैपिटल प्रॉफिट होगा? बताइए। कैपिटल कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो दिस इज योर कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है जी। और जब आप शेयर रीइश्यू करेंगे, फॉरफिटेड शेयर, अब इन फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेंगे, तो हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं, मैं तो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में लूंगा, 7 रुपए में लूंगा। आपने कहा ठीक है भाई, ले ले। आप कितना डिस्काउंट देना ऑफर कर सकते हैं, कितना लॉस झेलना ऑफर कर सकते हैं? बताए। डिस्काउंट पे देने का मतलब कैपिटल लॉस है, कितना लॉस मैक्सिमम झेल पाएंगे आप? इसके बराबर 5 रुपए पर शेयर, ठीक है। इसीलिए इसका जवाब बना क्या, शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, ठीक है, डिस्काउंट, सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
ये इस क्वेश्चन का जवाब बना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, होम एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है जी, हमने क्या सीखा, पार सीखा, प्रीमियम के बारे में सिर्फ हमने सेक्शन बताया, डिस्काउंट के बारे में बताया और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो फ्लो चार्ट में जितनी भी चीजें ना उनको धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर में, और बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं उनका डिस्कशन करेंगे। बीपीएस वाले तो बचपन में पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन फोर फीचर उन्होंने भी ढंग से नहीं पढ़ा है। इनफैक्ट उन्होंने तो इशू ऑफ शेयर्स वाला जो शुरू की बात थी वही मजे मजे में पढ़ लिया कि 12th में पढ़ेंगे इसे, 12th में इतना 11th में ढंग से पढ़ा, तो अब 12th में आप प्लीज इसे ढंग से पढ़िएगा ताकि बाद में कोई कंसेप्चुअल एरर या परेशानी ना हो। पर इशू ऑफ शेयर्स बोर्ड एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, और सीयूटी में भी 3 4 5 क्वेश्चन इसके एग्जाम्स में आते हैं सीयूटी के पेपर में। तो आपको ये चैप्टर थॉरोली करना है। तो देखिए जरा, अलॉन्ग विद अदर चैप्टर्स, अब जरा समझिए, इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स सपोज 20,000 थे। ठीक है, और क्या हुआ देखिए अब जरा ध्यान से, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर मैं बोलूं तो 17,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 20,000 शेयर आपने ऑफर करे मार्केट में, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितने की मिली, 17,000 शेयर्स की मिली। सर क्या डिमांड थोड़ी कहलाएगा, कम है। ये डिमांड थोड़ी कम नहीं है, इसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते सर हैं। क्या बोलते हैं इसे? 90% से कम वो हुआ है सब्सक्राइब। हाँ, 90% से कम सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो ये तो इशू कैंसिल हो जाएगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए था, 18,000 शेयर्स होना चाहिए था। एप्लीकेशन रिसीव कितनी होनी चाहिए थी आपकी, अगर आपका इशू सक्सेसफुल होगा तो बताइए। सर 90%, 90%। 18,000। नाइन्टी परसेंट हो रहा है। इसे क्या कहते हैं पता है, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब इशू शेयर से कम, यानी हम बोलें क्या, जब इशू मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन, इससे इशूड से उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कितनी भी कम हो जाए, भाई 90% से कम हो जाएगी तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा, आपका इशू कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा था, अभी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो मैं बोलूं अगर क्या, सर एप्लीकेशंस, हाँ जी, एप्लीकेशन रिसीव्ड, बोलिए। सर और अंडर सब्सक्रिप्शन तब है जब 90% से कम होगा ना? ना अंडर सब्सक्रिप्शन है जब 20 से कम होगा। ऑल राइट, ठीक है। 20,000 से लेकर 19,000 19,999, 18,000 से लेकर 1999, 18,000 से 19,999 में, उसको हम बोलेंगे क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब आपकी जितनी भी आपने शेयर इशू कर रहे हैं उससे कम एप्लीकेशन अगर आपको मिलती है, मिनिमम कहां तक, 18,000 तक, 18,000 तक, तब उसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर्स के लिए, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, इसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। गॉट इट। और अगर आपकी एप्लीकेशंस रिसीव्ड वो 50,000 शेयर्स हो जाएं तो क्या बोलेंगे भाई, इसे बताइए। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। नहीं भाई साहब, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये तीनों तरह के आपके क्या एग्जाम आपके पास आएंगे, तीनों तरह के क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन भी करेंगे, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन भी करेंगे। गॉट इट, ठीक है जी। अच्छा, एक बार बोर्ड में ना 8 नंबर का क्वेश्चन आया जिसमें लिखा था कि कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड 44,000 शेयर्स। 8 नंबर का क्वेश्चन था उस समय पे, बताइए क्वेश्चन ठीक था या गलत था। 50,000 कंपनी ने शेयर इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की मिल गई, 44,000 की, तो क्वेश्चन ठीक था, बताइए। और फिर नहीं, एप्लीकेशन में 2 रुपये अलॉटमेंट में 4 5 प्रीमियम था, प्रोराटा था, मतलब प्रीमियम था, और उसके बाद में बोलो 4 फीचर था, री इशू, सब कुछ था उस क्वेश्चन में। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था उस समय पे, क्या क्वेश्चन ठीक था, गलत था ना, यस सर। टेक्निकली तो गलत था,
इससे तो कैंसिल हो जाना चाहिए था। ये आप श्योर फीचर प्रोराटा इशू कहाँ चले गए? लेकिन मैंने उस समय भी बच्चों को कहा था, आपसे भी कह रहा हूँ, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आ जाए तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, इशू मस्ट बी क्या होना चाहिए? कैंसिल एंड मनी एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड, ऐसा लिखना चाहिए। यही तो होना चाहिए करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यस सर। हाउएवर हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर, और फिर उसे सॉल्व कर दो। 6 नंबर में तो ये लिख के नहीं आओगे ना, इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, पैसा वापस कर दो। तो बच्चों ने वही किया, 8 नंबर का क्वेश्चन में यही लिख के आया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके आया। तो बोर्ड ने मार्किंग स्कीम में प्रोविजन रखा था और फिर उनको पूरे नंबर मिले थे। यू कैन राइट बिंदास। अच्छा, लेकिन अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आए तब आप लिखोगे फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर, लिखोगे क्या? बताओ भाई। नहीं नहीं। तब आप क्या लिखोगे? तब तो ये लिखोगे ना, इशू इज नॉट सक्सेसफुल, मनी हैज टू बी रिफंडेड। अब ऐसा लिखोगे, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब जरा देखिए, 50,000 आपको एप्लीकेशन मिल गई, लेकिन आप केयर कितने दे सकते हो? 20,000 दे सकते हो। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं? ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। भाई ऑप्शन नंबर 1 क्या बना? जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी सबको चिट्ठी भेजो भैया, गलती से अब आपको हम शेयर नहीं दे सकते, 20 वालों को 20 दीजिए, 30,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कर दिया आपने ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? दूसरा ऑप्शन आपने क्या कर दिया कि आपने कहा चलो सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो 50,000 शेयर्स को आपने 20,000 शेयर इशू करे। तो बताइए किस रेशो में इशू करे होंगे आपने? 50,000 एप्लीकेशन हैं, अलॉटेड शेयर कितने हैं बताइए? अलॉटेड शेयर्स 20,000 है। व्हाट इज द रेशो? 5:2। रेशो बनी नहीं बनी है? अरे एप्लीकेशन मेरी 50,000 की, आप शेयर देने कितने? 20,000 के, यानी कि जिस बंदे ने 5 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको कितने शेयर दिए आपने? 2 शेयर देते हैं। इसे पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, या बहुत पॉपुलर टर्म होती है इसके लिए, उसे कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं इसे? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट बोला जाता है इसे। कि आपको 50,000 की एप्लीकेशन मिल गई, आपने प्रोपोर्शनेटली शेयर दे दिए। तो दो ऑप्शन है, एक तो एक्सट्रीम ऑप्शन है कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर दीजिए, दूसरा क्या हो जाए सबको कुछ ना कुछ दे दीजिए। तीसरा तरीका क्या होता है? कुछ को रिजेक्ट करिए और कुछ को फुल दे दीजिए, कुछ को प्रोराटा दे दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो 3 ऑप्शन होते हैं अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है। पहला ऑप्शन क्या? रिजेक्ट एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पहला क्या कर दिया? रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वापस कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या बना आपके पास? कि प्रोराटा शेयर दे दीजिए। और तीसरा ऑप्शन इन दोनों का मिक्सचर होता है, जो सबसे लेट आए 10,000 शेयर उनको रिजेक्ट कर दीजिए। अब बच गए आपके पास 40,000 शेयर्स। 40,000 में शेयर जो सबसे पहले 10,000 आए थे उनको फुल दे दीजिए। तो बचे 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स को 10,000 शेयर प्रोराटा दे दीजिए। आपके बोर्ड के पेपर में इस तरह की कैटेगरीज आती हैं, कुछ को फुल दे दिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दिया। ऐसे चलती है कहानी। तो ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस ये पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, कि आप इश्यू ऑफ शेयर्स क्या कर सकते हैं। आप आपको नॉर्मल ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा? प्रोराटा आएगा। इज दैट फाइन? ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें। आगे चले। यस सर। आइए देखें जरा, अब एक और चीज देखते हैं जरा। पिछली बार मैंने बताया था ना आपको कि एप्लीकेशन मनी मिल जाती है, फिर हम शेयर अलॉट कर देते हैं। तो देखिए जरा, एक और फ्लो चार्ट से हम कुछ और चीजें समझते हैं। देखो, हमने बोला कि कोई कंपनी ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड शेयर्स, उसके मान लो 10 लाख शेयर्स के लिए ऑथराइज थी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज में आपकी कंपनी को बोला गया कि भाई ठीक है, आप 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख इंटू 10 कितना हो गया बताइए? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए की कैपिटल आप मार्केट से उठा सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं उठा सकते। अच्छा, कंपनी क्या करती है पता है? सारे के सारे एप्लीकेशन एक साथ नहीं देती हैं। कंपनी ने डिसाइड करा, इस कंपनी ने डिसाइड करा क्या, कि हम क्या कर रहे हैं? वी विल इश्यूड शेयर्स
कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 8 लाख शेयर अभी इशू कर देते हैं, और जो अनइशूड हैं, अनइशूड शेयर्स, वो कितना हो गया, 2 लाख शेयर्स हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? कंपनी ने डिसाइड, कंपनी की मर्जी है ना, चाहे वो 2 लाख रुपए लेके आए मार्केट में, 2 लाख के बराबर शेयर इशू करे, मार्केट में 5 लाख करें। इस कंपनी ने डिसाइड करा कि भाई हम क्या करेंगे, 8 लाख शेयर अभी इशू कर देते हैं, बाकी मार्केट में रिस्पॉन्स देखने के बाद करेंगे। या फिर उन्होंने डिसाइड करा कि भाई 2 लाख अभी ऑफर कर देते हैं, बाकी का बाद में ऑफर करेंगे। दैट्स द विश ऑफ द कंपनी। चलो जी ठीक है। अब इशूड शेयर के बाद क्या हुआ, जरा देखिए यहाँ पर, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, और ये हो गया अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि भाई जनता ने शेयर पे पैसा लगा, जनता है, आउट ऑफ 8 लाख जनता ने क्या कर दिया, 7 लाख पे पैसा लगा दिया, और 1 लाख क्या हुआ, अनसब्सक्राइब हो गया। भाई आप एप्लीकेशन मार्केट में दे रहे हो, ठीक है, अब मुझे बताइए 8 लाख इशूड शेयर थे, जनता ने कितना सब्सक्राइब कितना कर लिया, 7 लाख, क्या इशू सक्सेसफुल है ये? नो सर। नहीं है सक्सेसफुल, ये तो कैंसिल हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, 750 सब्सक्राइब कर रहा हूँ और 50,000 अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब बताइए इशू सक्सेसफुल है? यस सर। क्या इशू सक्सेसफुल है? अभी बिल्कुल है। अब इशू सक्सेसफुल हो गया, गॉट इट। सब्सक्राइब हुआ और क्या हुआ, अनसब्सक्राइब हुआ। चलिए आगे देखते हैं अब जरा। अब सब्सक्राइब में भी क्या हुआ कि कॉल्ड अप, आपने क्या किया कि 7 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इस पर पैसा मंगवा लिया, और जो अनकॉल्ड अनकॉल्ड मनी थी वो कितने शेयर थे, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, इन पर अभी पैसा नहीं मंगवाया आपने, मतलब आपने पूरा 10 रुपए मंगवा लिया। इन पर आपने क्या करा, जैसे मान लो एट द रेट रुपीज पूरा 10 ईच पूरा 10 रुपए मंगवा लिया। इनमें क्या किया आपने, 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, इस पर देखो एप्लीकेशन तो दी होगी ना लोगों ने, बिना एप्लीकेशन के तो शेयर होल्डर बनते नहीं है, बताइए। जब तक यस। आप अप्लाई नहीं करोगे किसी कंपनी के शेयर होल्डर कैसे बनोगे भाई? तो हमने क्या किया कि ये जो 7 लाख थे, 7 लाख, ये आपने इनसे पैसा मंगवा लिया, और 50,000 शेयर होल्डर थे एप्लीकेशन के बाद। मैं मान के चलूं कि भाई एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपए की थी, अलॉटमेंट कितने की, 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल मान लो 2 रुपए की, फाइनल कॉल कितने की, 3, टोटल 10 रुपया। ये तो सबने दे दिया। अब आपने क्या करा कि जो ये 7 लाख शेयर थे, 7 लाख, इनसे ये पूरा का पूरा पैसा मंगवा लिया, इनसे, और इनसे नहीं मंगवाया। इनसे क्यों नहीं मंगवाया, इसका रीजन बताऊंगा आप। अब आपने मंगवाया 7 लाख शेयर्स पर कितना, 30257 8 रुपीज मंगवा लिया, कितने शेयर्स पर, 7 लाख शेयर्स पे। अब मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईच एंड एवरीबडी पे यू द मनी, कोई डिफॉल्टर नहीं होगा, नो सर। नो सर। पूरा पैसा आ जाएगा ना? नहीं डिफॉल्टर आएगा होते सर। थे, नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि 7 लाख रुपीज कॉल्ड अप था, तो यहाँ क्या बोला हम लोगों ने, कॉल्ड अप के मतलब पेड अप, और ये क्या है, अनपेड। पेड अप या अनपेड, पेड अप कॉल्स, या इसको बोल दिया क्या, अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स को एक नाम और देते हैं, बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या नाम देते हैं उसको, कॉल्स इन अरियर नाम देते हैं। और ये पेड अप हो गया। तो मान लिया जाए कितना कि 6,50,000 शेयर होल्डर ने सारा पैसा दे दिया, 50,000 शेयर होल्डर्स ने क्या करा, पूरा पैसा नहीं दिया। तो जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, ये कितना नहीं दिया, एट द रेट ऑफ रुपीज 7 नहीं दिया, इन्होंने कितना दे दिया, एट द रेट रुपीज 7 पूरा पैसा दे दिया, सॉरी, एट द रेट ऑफ रुपीज 8 मंगवाना था ना, आपने 8 मंगवाया, इन्होंने पूरा दे दिया, इनसे मंगाया, इन्होंने नहीं दिया। तो जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके पैसे को हम बोलते हैं अनपेड कॉल्स, और हम कौन से अकाउंट में डाल देते हैं, उसे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में डालते हैं। और ये तो पैसा पूरा मिल गया, इसलिए यहाँ अकाउंटिंग खत्म हो गई आपकी। लेकिन अब क्या होता है, जरा देखिए क्यों कंपनी इन लोगों से पैसा नहीं मंगवा रही है, उसका रीजन बताता हूँ। इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं, आगे चले जरा। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, रिजर्व कैपिटल, और इसको बोलते हैं क्या, अनरिजर्व, अनरिजर्व कैपिटल।
मान लीजिए इस 50,000 में से 40,000 जो है वो रिजर्व कैपिटल है और 10,000 क्या आपके अनरिजर्व कैपिटल। अब ध्यान से सुनना जरा। कंपनी ने बोला कि ये जो 40,000 शेयर होल्डर हैं जिनसे एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर हमें लेना था, कंपनी बोलती है कि पूरी लाइफ टाइम में हम आपसे पैसा मांगेंगे ही नहीं और इनसे हम बाद में कभी भी पैसा मंगवा लेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई, क्यों नहीं मंगवाएंगे? इसका रीजन होता है, आपको मालूम है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए तो पैसे की रिकवरी किससे करते हैं बताइए? बोलिए। पार्टनर्स। पार्टनर से करेंगे। अगर कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो पैसे की रिकवरी किससे करेंगे? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जितना पैसा रिमेनिंग था उतने तो मंगा सकेंगे, बाकी तो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज ही नहीं होगी। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितनी जितनी गारंटी दे रखी है उतना पैसा मंगवाएंगे, उससे ज्यादा मंगवा ही नहीं सकते। फॉरगेट अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उसके वाइंड अप के तो खर्चे होते हैं ना, याद है? डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे, रियलाइजेशन के खर्चे थे, ऑक्शन ऑक्शन करना पड़ता था। कहाँ से आएगा पैसा उसे पूरा करने के लिए? उस समय पर हम इस पैसे को मंगवाएंगे और क्या करेंगे, अपने वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन को पूरा करेंगे। तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब उस पैसे को आप क्या करते हैं, पूरी उम्र कभी नहीं मंगवाते हैं, कब मंगवाते हैं? जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है। और सुनिए, आप इस कैटेगरी में पड़ गए तो क्या किया आपने? तो कंपनी को सिर्फ ₹2 दिया, अभी तो ₹8 दिए ही नहीं। दिया? अच्छा, किसान वाले बच्चों ने पढ़ा था ना एक कंटीजेंट लायबिलिटी, अनकॉल्ड अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर, याद है किसी को? देखा है बाकी लोग कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर पढ़ते थे हम, यस सर, ये वो वाला पार्ट बनता है। हाँ, तो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा? अच्छा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो गया, कंपनी आपसे 40,000 शेयर्स पर ₹8 अपनी लाइफ टाइम में कभी भी मंगवा लेगी। सोचो, मैं वो शेयर होल्डर हूँ, मेरे ऊपर क्या एक लायबिलिटी है, कंपनी की कम लायबिलिटी मेरे ऊपर है। कंपनी मुझसे कभी भी ₹8 पर शेयर पैसा मंगवा सकती है। मेरे लिए क्या है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो जब हम थर्ड बुक में कंटीजेंट लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो ये क्या बना, रिजर्व कैपिटल बना। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। यहाँ आ गया इधर, इस वाले का पार्ट था, सॉरी इस वाले का पार्ट है, इस वाले का पार्ट अनकॉल्ड का पार्ट है, ये कॉल्सन एरियर का पार्ट नहीं है, अनकॉल्ड का। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which is which is not being called up during the lifetime of a company except in case of winding up। अच्छा, रिजर्व कैपिटल तो आपको पता चला क्या होता है, इज इट ओके विद एवरीबॉडी? रिजर्व कैपिटल क्या है? पार्ट यस है अनकॉल्ड कैपिटल जो कि कंपनी की लाइफ टाइम में कभी नहीं मंगवाया जाएगा। कब मंगवाया जाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंडिंग अप के खर्चे पूरे करने के लिए। कैन सर। एनीबॉडी टेल मी व्हाट? हाँ, सर, अनपेड कॉल्स का क्या होगा? वो बाद में देने ही होंगे सबको, बिल्कुल कंपनी देने मंगवा होंगे। लेगी। हाँ बिल्कुल मंगवा लेंगे, और नहीं देंगे तो फोरफिट कर लेंगे शेयर। याद है फोरफिचर की बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, वो ₹2 रख लेंगे। हाँ, ₹2 रख लें तब वो फोरफिचर हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा भाई, कैपिटल रिजर्व कैपिटल तो आपको पता चला। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? रुशिल, धनिष्ठ, अक्षय जैन, बताइए। अंजनी चंद्रा, क्या होगी कैपिटल रिजर्व? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 1 नंबर से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए मुझे। अच्छा चलो ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, कोई मुझे बताएगा? सर रेवेन्यू प्रॉफिट बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज से आते हैं। ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट? सर लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर हाँ, अगर आपके पास कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी थी 10 लाख रुपए की, आपने उसे 15 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख रुपए आपके लिए क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। और उस कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे आप, कैपिटल रिजर्व। एग्री? यस तो मुझे बताइए, वो जो कैपिटल रिजर्व होगा, कैन इट बी यूटिलाइज टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस? यस सर। नहीं, कौन बोला? प्रॉफिट ऑन सर सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, उससे आप डे टू डे के खर्चे, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, आप अपनी मेंटेनेंस और सैलरी वेजेस वगैरह थोड़ी पे करेंगे उससे। नहीं बेटा, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट कैपिटल लॉसेस। भाई हो सकता है कि आज आपने बिल्डिंग 5 लाख के प्रॉफिट में बेची, हो सकता है कल को एक प्लांट आप 4 लाख के लॉस में बेच दें, तो उस लॉस को
क्या आप अपने रेगुलर प्रॉफिट से माइनस करेंगे? उसके लिए तो आपने क्या बना रखा होगा, कैपिटल रिजर्व बना रखा होगा ना, उसे इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, which is most important from exam point of view. Can you see this on your screen? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Just a minute. देखिए जरा ये रहा आपके साथ, ये आपकी बुक का एक फोटो खींच के मैंने पिछले बैच में मंगवा लिया था। इज इट विजिबल? यस सर। चलिए देखें जरा क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इट इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, बताया आपको, इट इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ अ कंपनीज वाइंडिंग अप। उससे पहले नहीं मंगवा सकते हैं। अच्छा सुनिए, एक और चीज समझना जरा, जब आप रिजर्व कैपिटल बनाओगे ना, तब आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो शेयर होल्डर हैं, इनसे हम एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं, शेयर अलॉट कर रहे हैं, इनको डिविडेंड भी देंगे, सारी बेनिफिट देंगे, वोटिंग राइट वगैरह सब देंगे हम इनको, लेकिन इनसे पैसा भी नहीं मंगवाएंगे। ये कहते हैं भाई मंगवा लो हमसे पैसा, हमने कहा नहीं नहीं, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब। अरे तब तक हम जीए मरे, उससे क्या फर्क, आपको मालूम है परपेचुअल सक्सेशन होता है, क्या फर्क पड़ना है उससे, जीए मरने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में ये पास करना पड़ता है, तब जाके होता है। बट टेल मी, डू वी नीड टू हैव एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू क्रिएट कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व्स? हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तब क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। आइए देखें जरा, इट इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप, इट इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। मतलब कैपिटल प्रॉफिट को, कैपिटल रिजर्व को आप डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हो। गॉट इट? देखिए जरा आप यहाँ पर आगे, मुझे लगता है कि पिछला वाला पार्ट रिकॉर्डिंग में नहीं गया ना, गया था गया था सर। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्रिएशन ऑप्शनल हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, लॉसेस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल नहीं होता, और इसे कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल करते हैं। इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, इसे बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखता है। इट वाज नॉट देयर इन द रिकॉर्डिंग, हमने डाल दिया इसे। आइए एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। अब ठीक है भाई, बैकग्राउंड इज फाइन नाउ, विजिबल है बोर्ड? यस सर। चलिए, 1 जून को एप्लीकेशन मिली 2 रुपए की, उसके बाद आपने क्या कर दिया, 15 जुलाई को अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर हो गया, और 15 जुलाई को, और फिर हो गया 18 सितंबर को फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, और मान लो मैंने 17 नवंबर को फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। कुल मिलाकर आपने कितना पैसा मंगवाया? ₹10 मंगवाया, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड money due was timely received, money due was timely received। ये कहानी है, ठीक है जी। जरा ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, 2024 को, एंड व्हाट विच डेट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर नाउ, मैं डेट डाल रहा हूं आपके पास कितनी, 1 जून। 1 जून को मेरी एंट्री बनेगी, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 10,000 शेयर्स
₹2 एप्लीकेशन 20,000 और 20,000, और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए क्या हुआ, जब आप एप्लीकेशन मंगाते हैं शेयर होल्डर से तो आपके पास पैसा आता है, आपने वो पैसा कहाँ चला जाता है, बता देना कौन से अकाउंट में चला जाता है पैसा, वो एस्क्रो अकाउंट में चला जाता है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो चला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आपने पैसा तो ले लिया लेकिन बदले में किसी को कुछ दिया, दिया क्या किसी को? नहीं दिया। तो देर इज अ टेम्पररी लायबिलिटी ऑन योर हेड। उस टेम्पररी लायबिलिटी को हमने बोला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की क्या बढ़ गई, आपकी एक टेम्पररी लायबिलिटी बन गई। दैट्स देयर। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले मिलती है आपको एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा चला जाता है एस्क्रो अकाउंट में। फिर आप क्या करते हैं, जब आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है, जब आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है फिर आप क्या करते हैं, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं अपने शेयर की लिस्टिंग के लिए। और जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने आपको लिस्ट कर लिया तो आप अब क्या करेंगे, अपने शेयर अलॉट कर देंगे। और अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो आपको अपना शेयर क्या अपना इशू कैंसिल करना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट से सारा पैसा वापस चला जाएगा। गॉट इट? यानी कि पहले आप एप्लीकेशन मनी लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, अगली कंडीशन आ जाइए जरा देखिए। आपको एप्लीकेशन मनी मिल गई, अब हमारे पास डेट आती है कौन सी वाली, 1 जून के बाद आई कितना, 15 जुलाई। 15 जुलाई को आप एंट्री क्या करेंगे, आप शेयर अलॉट करेंगे। आपकी लिस्टिंग हो गई है, आपकी कंपनी थंब अप मिल गया कि भाई हाँ आप लिस्टिंग कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब अपनी शेयर अलॉट करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन मिल जाना इसका मतलब ये नहीं है इशू सक्सेसफुल हो गया। जब तक आपके शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना हो जाए तक आप शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते हो। सर ऐसे भी चांसेस होते हैं कि नहीं होगा? हाँ नहीं होते ना, बिल्कुल होती है, लिस्टिंग ही नहीं मिली किसी को, सर उसका कैंसिल हो गया इशू। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि ये कंपनी हमारी नेम फेम को मतलब हमारे हमारे पैरामीटर पे खरी नहीं उतर रही है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसा होता है। लेकिन ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। पता चला स्टॉक एक्सचेंज ने, आपने 3 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की एप्लीकेशन डाल रखी थी, कहीं भी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई और आपने शेयर अलॉट कर दिए। अब आपने शेयर अलॉट कर दिए और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुए तो शेयर की तो ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती। होगी ट्रेडिंग, बताओ? तो अगर शेयर की ट्रेडिंग नहीं होगी तो शेयर क्या, कागज का टुकड़ा। वो एमआरएफ के शेयर पड़े थे उसके पास 130 करोड़ रुपए के, अगर उनकी ट्रेडिंग ना हो पाए तो वो क्या है, कागज का टुकड़ा रद्दी नहीं है, बताइए? यस सर। ठीक है जी। तो अगली एंट्री में क्या करते हैं आप, वो आप एंट्री लिखते हैं क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कितना, 10,000 शेयर्स, ₹3 के हिसाब से कितना करते हैं, 30,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30,000 से। और क्या नरेशन लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। बेटा समझना, जब तक आपने ये एंट्री नहीं करी है तब तक आप ये जो एप्लीकेशन मनी है टेम्पररी अकाउंट से एक परमानेंट अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं आप। अब जिस दिन आपने शेयर अलॉट करे उस दिन आपके पास रास्ता खुल गया, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल शब्द यूज कर सकते हैं। तो 15 जुलाई को ही आप एंट्री बनाएंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से और 20,000 से। और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड। ऐसे पहली एंट्री ये बनती है, अलॉटमेंट की बनती है। और जब अलॉटमेंट की एंट्री बनी देन यू हैव अ राइट टू यूज द वर्ड शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन मिलेगी तो आप शेयर कैपिटल शब्द तो यूज कर ही नहीं सकते हो। शेयर कैपिटल शब्द का आप यूज कर सकते हो जब आप शेयर अलॉट कर दें किसी को। तो हमने शेयर अलॉट कर दी, ये वाली एंट्री बना दी हमने। पहली एंट्री बनी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एसेट्स बढ़ गई और एक टेम्पररी लायबिलिटी बन गई। दूसरी एंट्री में आपने क्या करा, शेयर अलॉटमेंट के नाम से टेम्पररी एसेट्स बढ़ाई और एक परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी। और तीसरी एंट्री में आपने क्या किया, ये जो शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी इसे खत्म किया डेबिट करके और एक नई परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी शेयर कैपिटल नाम की। और फिर 15 जुलाई को ही
क्योंकि मैंने डेट नहीं दी है तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, क्योंकि बोला ना सारा पैसा मिल गया, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना 30,000 और कितना 30,000, और क्या नरेशन बनाई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे, एडीपीएस वाले बच्चों को मालूम होगा, तो आपकी बुक्स में पता है कैसे एंट्री दे रखी है, आपको बोला गया पहली एंट्री ये, फिर दूसरी एंट्री हो गई आपकी ये वाली, फिर तीसरी एंट्री हो गई ये वाली, और फिर चौथी एंट्री हो गई ये वाली। क्या ये ठीक है या गलत है बताइए, ये सीक्वेंस जो बुक ने दे रखा है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सर रॉन्ग। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है। समझ, पहली एंट्री अपनी डेट को हुई 15 जून को, करेक्ट। सर एक सेकंड सर, आपने लेट मी ये बोला था कंप्लीट। ना कि अलॉटमेंट जब तक नहीं हाँ करेंगे तो हाँ, कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना एस्पेक्ट, पहली एंट्री आपने कर दी, बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना यस बता सर। ना। और दूसरी और तीसरी एंट्री सेम डेट को हो रही है, हाँ हो रही है, तो ऊपर नीचे तो फ्लिप कर सकते हैं ना, हाँ, फिर तो ऑर्डर ठीक है सर। तो ठीक है। तो आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिखेगा कैसे दिखेगा, पहली एंट्री ये दिखेगी, दूसरी ये दिखेगी, फिर तीसरी दिखेगी और फिर चौथी दिखेगी, ऐसा दिखेगा। दैट सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो क्या होगा, पहले पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा। जब तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में डाल ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तभी किसी सैंपल पेपर में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए उसमें रूल लगता है, बाकी जगह पे नहीं लगता, बाकी जगह पे नॉर्मल चलता है। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस यही होता है। तो आप क्या करते हैं, पहली एंट्री करिए आपने, उसके बाद दूसरी एंट्री आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा, जैसे मान लो जुलाई 30 को आप पे कर रहे हो सैलरी, और जुलाई 30 को आप पे कर रहे हो रेंट, तो बताइए मुझे, सैलरी डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट कर दिया टू कैश कर दिया, या रेंट डेबिट करके सैलरी डेबिट करके, मतलब सैलरी पहले लिख दिया रेंट पहले लिख दिया, कोई फर्क पड़ रहा है अगर दोनों एक ही दिन हुआ है तो? डज इट मैटर नहीं। बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ना। इज इट ओके? यस सर। दिस इज फाइन। तो चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री का कंबाइन एंट्री क्या बनेगी बताइए जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही तो होना है। आपको पैसा मिला, आपको पैसा मिला और आपकी क्या हुआ, एक तरफ आपका पैसा बढ़ा, एक तरफ आपकी लायबिलिटी बनी। जरा मुझे बताइए, तीसरी और चौथी एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आया? सर बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर वही एंट्री बनी। चलिए, तो आपकी 4 एंट्री तो अलॉटमेंट तक हो गई। पांचवी एंट्री देखिए आपकी क्या है। पांचवी एंट्री कौन सी डेट को करी थी मैंने, बताइए व्हाट वाज द डेट? 18 मेरे ख्याल से सितंबर। नहीं, 18 अगस्त करी थी शायद मैंने। सितंबर से सितंबर लिखा था। और फिर अगला वाला क्या करा था हमने? नवंबर। चलो, 17 आपकी एंट्री नवंबर। बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप एंट्री करेंगे कितना, 10,000 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000। 20,000 से और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, और अपनी देखो एक टेम्पररी एसेट्स क्रिएट करी है, एक परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी। 18 अप्रैल को ही हमें मान के चलिए पूरा पैसा मिल जाएगा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से, 20,000 से और 20,000 से, क्या नरेशन बनाऊंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। गॉट इट? 18 अप्रैल। वो अगली एंट्री क्या बोली थी हमने, 18 नवंबर को, बोलो। 17 नवंबर। 17 नवंबर को क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से, 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 30,000। 30,000, ठीक है। और क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल इज ड्यू। और 17 नवंबर को जब मैं पैसा लेने की एंट्री करूंगा तो क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से, 30,000 से और 30,000 से, क्या नरेशन बन जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। अब मुझे बताइए, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आता है?
क्या रिजल्ट आया? सर बैंक बैंक टू डेबिट इक्विटी टू शेयर इक्विटी कैपिटल। शेयर इन कैपिटल। दोनों को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आया? बैंक टू इक्विटी बैंक शेयर डेबिट। बैंक डेबिट टू बैंक इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब एप्लीकेशन मिलती है तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बिंगो। उसके बाद अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अगली एंट्री बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल। ये सीक्वेंस चलता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों चल रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है कि भाई एप्लीकेशन ले लो, तब आप ये बोलोगे भाई रुक जा भाई पहले मैं ड्यू कर दूं, ऐसा बोलोगे क्या? अब तो बोलोगे ला दे दे, और ला दे दे तो ये आ गई। लेकिन उसके बाद जब आप मंगवाओगे, पहले क्या करोगे आप? पहले आप क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर अलॉटमेंट का पैसा लोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल का पैसा लोगे, फाइनल कॉल मंगवाओगे, फिर पैसा लोगे। तब ये सीक्वेंस चलता है। एप्लीकेशन में ये सीक्वेंस नहीं चलता। एप्लीकेशन में तो आने दे भाई, जितना आ रहा है आने दो, ऐसा चलता है। अच्छा, अब अगर मैं इन नटशेल पूरा देखूं, 10,000 शेयर से एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, टोटल पैसा कितना हुआ? 1 लाख। ये कितना हुआ? 1 लाख। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होता है? 1 लाख। ये जितनी भी एंट्री करी है मैंने, इनका सम है। एग्रीड? 10,000 शेयर, यस सर। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया, टोटल पैसा कितना है? 1 लाख। हाँ है ना? यस सर। और एंट्री क्या बननी चाहिए फाइनल? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से? 1 लाख से। वही तो हो रहा है। अब इन सबको कंबाइन करोगे, यू विल गेट दिस एंट्री फाइनली। बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि करेक्ट सीक्वेंस ये होता है कि पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा। ठीक है, और ये लॉजिक आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा जब हम कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन स्टेज पर अगर मुझे एक्सेस मनी मिल रही है, तो क्या मैं उसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बोल सकता हूँ, या उसे कॉल्स इन एडवांस बोलूंगा? बोलो। सर कॉल्स एंड एडवांस। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का तो जन्म यहाँ हो रहा है ना, और एप्लीकेशन का पैसा यहाँ मिल रहा है। तो इस स्टेज पे अगर मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो भी एक्सेस मिला उसे कॉल्स इन एडवांस बोलूंगा। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल शब्द यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो खुला ही नहीं है अभी। खुला नहीं तो बंद कैसे होगा? बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं आगे चल के, कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन, जैसे मान लो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा भी एप्लीकेशन में मिल गया, तो पता क्या करते हो? वो बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन लिखते हैं, अगली एंट्री एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। अरे हाउ कैन यू राइट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एट एप्लीकेशन स्टेज? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तो बहुत बाद वाली स्टेज पे आ रही है ना। तो हम कॉल से एडवांस शब्द यूज करते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। गॉट इट? तो प्रैक्टिकल की शुरुआत हुई है अभी। अगली क्लास में वो जो शीट आपको दी गई थी ना, आपको मैंने एक शीट दी थी प्रिंट निकाल के, दैट शीट वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है जी, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पर ही। अभी भी आपके पास यू हैव होल मंडे, होल ट्यूसडे, देन होल वेंसडे टू वाइंड अप, टू कवर अप योर पार्टनरशिप गैप। गॉट इट? और भाई पूरी क्लास के आखिर तक रुका करो। अभी मैंने देखा अब 22 बच्चे थे और 3 बच्चे भाग गए क्लास से। चलिए, दैट्स ऑल।